चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे और ख़त्म करते हैं अपने पेंशन सेक्टर को और इसके लास्ट टॉपिक को, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब अभी तक जो आप पढ़ रहे थे, जो भी आपने ये 5 टॉपिक्स कवर किए यहाँ पे, इसके अंदर ये आपस में रिलेटेड थे। ये पांचों टॉपिक्स का आपस में लेना देना था। बट दिस इज समथिंग एल्स, जिसके अंदर आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स आइडिया हो। क्या इन्वेस्टमेंट होता है, क्यों इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, कितने प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, और इससे जुड़ी हुई और तमाम जानकारियां। ठीक है, तो इसके इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स को हम समझेंगे बहुत ही गहराई में, बट साथ ही में ये चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स के बारे में। इसमें इतना ना डूब जाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक अपने आप में बहुत मेजर सब्जेक्ट है, जिससे कि बहुत बड़े बड़े सवाल भी निकाले जा सकते हैं। इसलिए हमें सिर्फ इसके बारे में एक ऊपर से आइडिया होना चाहिए। जो ऑलरेडी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको इनके बारे में हो सकता है बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर हो, बट अपार्ट फ्रॉम कॉमर्स स्टूडेंट्स उनको इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता होगा। और इवन अगर मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स की भी बात करूँ तो उनको भी जो बेसिक्स पता होंगे और जो आपसे एग्जाम में एक्सपेक्ट किया जा सकता है, हो सकता है उन दोनों के बीच में एक गैप हो। इसलिए रिकमेंड किया जाएगा कि आप इस पूरी सीरीज को एक बार देख लें। 4-5 वीडियो होंगे, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर होगा, जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट के पूरे बेसिक्स को कवर कराया जाएगा। इसके लिए हम यूज कर रहे हैं स्लाइड, जो कि एक एजुकेशन इनिशिएटिव है। किसके द्वारा? फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड के द्वारा। इन्होंने एक स्लाइड यहाँ पे पेश की हुई है, आपको इसको वेबसाइट पे मिल जाएगी इजीली, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया होगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन्होंने इसके अंदर बहुत अच्छे से चीज़ों को ब्रीफ करके बताया है, बहुत अच्छे से यहाँ पे कैटेगराइज किया है, और आपको इससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दिस इज एन इनिशिएटिव किसके द्वारा? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव है। किसके द्वारा? फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड के द्वारा। तो इसके अंदर बेसिकली 4 एरिया के ऊपर बात की गई है। कौन से 4 एरिया है? नंबर 1 इज बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि हमें पढ़ना है। अब आप कहेंगे सर हमें तो सिर्फ यही पढ़ना है और तो कुछ पढ़ने की आवश्यकता हमें है नहीं, तो नहीं। बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्होंने जो कह दिया इसके अंदर बहुत ही बेसिक रखा है, बहुत ज़्यादा बेसिक रखा है। इसलिए हम इसके इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को भी कवर करेंगे, म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स को भी कवर करेंगे, और इन्वेस्टिंग के लिए क्या फैक्टर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उसको भी कवर करेंगे। कहने का मतलब है कि ये पूरी स्लाइड हम कवर करेंगे, तब जाके हम कह सकते हैं कि हमने बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर ली, जब हमने इन चारों बातों को कवर कर लिया। ठीक है, बहुत ही कुछ लेमन बातें भी होंगी यहाँ पे, तो कोई आप ऐसे ये ना समझें कि ये क्या ही बिल्कुल बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट का बेसिक्स देखने जा रहे हैं तो बच्चों वाली बातें भी होंगी, बट छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रख लेनी है, इसके माध्यम से याद कर लेना है, या किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है उसको रिलेट कर लेना है, ताकि ओवरऑल आपका काम हो पाए। बट बातें यहाँ पे बिल्कुल बेसिक लेवल की ही होंगी, बहुत बच्चों लेवल की ही होंगी। काफ़ी सारी चीज़ें हो सकता है ऑलरेडी आपको इसमें से पहले से पता हो। चलिए सर, ये बात भी समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में। सबसे पहला सवाल आता है नीड फॉर सेविंग्स। भैया क्या नीड है, क्या जरूरत पड़ती है सेविंग्स की? तो नीड आपको डिसाइड करनी होती है कि आपको सेविंग्स करनी किस चीज़ के लिए है। क्या आपको लाइफ में अपने प्लान करना है? कुछ इस टाइप से आपके 5 नीड्स हो सकते हैं। नंबर 1 इज चिल्ड्रंस एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको सेविंग करनी है, ताकि कल को जब अच्छे खासे पैसों की जरूरत पड़े तो आपके पास पैसा अवेलेबल हो। चाइल्ड्स मैरिज हो सकता है, अपनी रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं आप, आपको घर खरीदना है आप उसके लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वेकेशन प्लान करना है तो उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके लिए आप सेविंग कर सकते हैं। तो द थिंग इज कि आपको ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में करनी तो होती है। क्या आप इसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड हैं? क्या आपने इसके लिए पैसे बचा के रखे हैं? क्या आपने वेल सेविंग की हुई है? तो दिस इज द क्वेश्चन विच यू हैव टू बी इन योर माइंड, और उसके लिए आपको प्रिपरेशन यहाँ पे पहले से करके चलना है। ठीक है सर, दिस इज द फर्स्ट बेसिक एलिमेंट। नाउ सेविंग प्लान आपका कैसा होना चाहिए, कितना हम सेव करें ये आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से उसको प्लान किया जाए वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे इसका प्राइमरी रूल जो होता है वो ये होता है कि भैया जितनी जल्दी सेविंग करना शुरू कर दोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम इसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर देखेंगे इस वाली बात का, कि जिसने पहले सेविंग करना शुरू कर दिया उसको इसका कितना बड़ा फायदा मिला एज कंपेयर टू अदर पर्सन जिसने सेविंग करना शुरू किया था देर से। ठीक है, तो वो हम कंपाउंडिंग के पावर को समझेंगे और उसको प्रैक्टिकली अमाउंट वाइज लेके चलेंगे और इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे वहां पे। बट द थिंग इज कि सेविंग प्लान करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आप जितनी जल्दी सेविंग स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नाउ रेगुलरिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आपने आज सेविंग किया, उसके बाद आप भूल गए। सपोज करो आप 21 साल के थे, आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया और आप उसके बाद इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे हो, सोच रहे हो 60 साल के बाद आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, बहुत अच्छे से आपकी रिटायरमेंट प्लान हो जाएगी, बहुत अच्छे से आप बाकी सारे काम कर पाओगे। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे कंसिस्टेंसी की एक अपनी भूमिका है। आपको रेगुलर रहना पड़ेगा सेविंग करने के लिए, रेगुलरली इन्वेस्ट करना रहेगा। उसके बाद
एक होता है कि आप दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है वो चीज़ कि आप दिन रात काम करें, आप मेहनत करें, बट साथ ही में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका पैसा है वो भी आपके लिए मेहनत करे, जो आपका पैसा है वो आपके लिए काम करे। आप किसी के लिए काम कर रहे हैं और आप उससे पैसा अर्न कर रहे हैं, साथ ही में आपको ये भी इंश्योर करना है कि उस पैसे से आप इतना सेव कर पाएँ और इस तरीके से इन्वेस्ट कर पाएँ ताकि वो जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके लिए भविष्य में काम कर सके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमारे पास सर 5 लाख रुपए होंगे तब हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, तब हम सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल छोटे अमाउंट से भी आप इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा पैसा है, इन्वेस्ट कीजिए, सेविंग कीजिए। आपको बड़े अमाउंट के बारे में नहीं सोचना, वो छोटा पैसा ही कब बड़ा हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो दिस इज द थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड कि पैसा बड़े होने का इंतजार नहीं करना, छोटे पैसे से ही आपको शुरू कर लेना चाहिए। ठीक है सर, ये बात भी क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज सेविंग फर्स्ट। अब जनरली इंडियन कल्चर में क्या होता है, आप देखेंगे कि लोग पहले पैसा कमाते हैं, उसमें से खर्च कर देते हैं, फिर जो बचता है कहते हैं यार इस पैसा बच रहा है, इसको बताओ कहाँ सेव करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, इसकी बात करेंगे। दिस इज द रॉन्ग सिनेरियो। राइट सिनेरियो क्या है कि आप अपने इनकम में से पहले ही सेविंग्स को अलग कर लीजिए, जो कि आपने डिसाइड किया हुआ था। अगर आप 100 रुपीज़ अर्न किए तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उसमें से अगर 30 रुपीज़ सेव करना है तो 30 लेस कीजिए और कहिए कि आप 70 ही बचाए, इसी से सारे खर्चे मीट आउट करने हैं। आपका सेविंग जो है वो प्रायोरिटाइज होना चाहिए, एक्सपेंसेस के बाद का पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जनरली ऐसा कहा जाता है साइकोलॉजिकली कि आपकी जो भी सैलरी है उसका 70-80% ही जो है वो आपका इनकम है, बाकी जो आपका है वो आपका सेविंग का पार्ट बनेगा। जो 20-30% है वो आपका सेविंग का पार्ट बनेगा। और आपको ध्यान रखना है कि आप क्या सेव कर रहे हैं। ये एक हाइपोथेटिकल डाटा है, बट इन शॉर्ट आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी सेविंग जो है वो प्री डिसाइडेड होनी चाहिए, एक्सपेंस के बाद की सोच नहीं होनी चाहिए। आपकी सेविंग की जो बच जाएगा वो बचा लेंगे, ऐसा नहीं है। बचाना आपको पहले है, खर्च उसके बाद करना होता है। दिस इज द राइट अप्रोच ऑफ सेविंग। ठीक है सर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ इनकम। इन जनरल लाइफ क्या सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं किसी भी व्यक्ति के पास? तो भैया जब आप प्रोफेशन में हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उससे आप कमाते हैं, ये तो सभी के लिए है। दिस इज नथिंग, दिस इज फॉर एवरीवन। कि भैया अगर आप जॉब में हैं तो आप सर्विस करते हैं तो आप वहाँ से कुछ अर्न करते होंगे, प्रोफेशनल्स है तो आप वहाँ से कुछ अर्न करते होंगे, कंसल्टेंट है तो आप वहाँ से कुछ अर्न करते होंगे, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप वहाँ से कुछ अर्न करते होंगे, एज द केस में भी। दीज आर द कॉमन थिंग जो कि सबको पता है। द थिंग इज कि जो आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ पैसे ऐसे भी हैं जो इन्वेस्टमेंट से अर्न कर सकते हो, विच कैन बी योर सोर्सेज ऑफ इनकम। वो आपके सोर्सेज ऑफ इनकम बन सकते हैं। क्या है ऐसे पैसे? आप रेंटल इनकम कमा सकते हो, ये है जो सभी के लिए है। सर्विस जो करेंगे वो हो सकता है बिजनेस ना कर पाए, बिजनेस जो करेंगे हो सकता है वो प्रोफेशनल ना हो पाए, बट दीज आर दी फ्यू थिंग्स जो कि सभी के लिए सोर्सेज ऑफ इनकम बन सकता है। नंबर 1 इज रेंटल इनकम। अगर आपने अच्छे से प्रॉपर्टी इन्वेस्ट की हुई है तो आपका वहां से एक रेंट अर्न किया जा सकता है, जो कि आपका सोर्सेज ऑफ इनकम बनेगा। आपको इंटरेस्ट के रूप में आप इनकम जनरेट कर सकते हो, आप डिविडेंड्स के रूप में इनकम जनरेट कर सकते हो, और कैपिटल गेन के रूप में भी कर सकते हो। जब आपने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किया और उसको अच्छी जगह आप अगर सेल करोगे, सही टाइमिंग के साथ सेल करोगे, तो जो उसका आपको गेन मिलेगा, दैट इज योर कैपिटल गेन, वो भी आपका काइंड ऑफ सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकता है। तो दीज ऑल आर दी सोर्सेज ऑफ इनकम विच यू कैन एक्सप्लोर अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि एक तो हमें पता है कि हम तो अपने आप में हम कहते हैं कि हम बहुत हार्ड वर्कर हैं, हम बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, बट हम ये ध्यान रखना भूल जाते हैं कि क्या हमारा पैसा भी हमारे लिए मेहनत कर रहा है। मतलब कि इन प्रोफेशन यू वर्क हार्ड टू जनरेट इनकम, नो डाउट इन दिस कि आप बहुत मेहनत करते हैं इनकम जनरेट करने के लिए, और आपको पता है कि ये काम कैसे करना है। यू नो दिस वेरी वेल कि किस तरीके से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी मेहनत अच्छे से कर सकते हैं। सेम चीज इन्वेस्टमेंट में भी आपको ध्यान रखनी है कि योर मनी वर्क्स हार्ड टू जनरेट रिटर्न्स। आपके जो पैसा है, जो रखा हुआ पैसा है, उसको भी उतना ही हार्ड वर्किंग होना चाहिए कि वो आपको रिटर्न जनरेट करके दे सके। और इसके लिए अगर आपको नहीं पता तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा किसके ऊपर? इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स के ऊपर। प्रोफेशन के केस में आपको पता है कैसे आपको मेहनत करनी है, कैसे इनकम जनरेट करना है, लेकिन हो सकता है इन्वेस्टमेंट के केस में आपको ना पता हो, तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा और उनके कहे अनुसार आपको अपने मनी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि एक अच्छा रिटर्न्स आप अर्न कर सकें। ठीक है, तो आपका जब तक पैसा अच्छे से काम नहीं करेगा, पैसा अच्छे से आपको रिटर्न्स प्रोवाइड नहीं करेगा, तब तक आप अच्छा वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, दिस इज दी वन एरिया। नाउ इफ यू टॉक अबाउट अनदर एरिया जिसमें हम इन्वेस्टमेंट की बेसिक्स को और एक्सप्लोर करेंगे, तो वो हमारा कहलाता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं ना कहीं खत्म कर रही होती है, खा रही होती है। अगर आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा तो आपका सारा पैसा जो है वो खत्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, और आपको तब भी शॉर्टेज की वहां पे जो कमी है, जो पैसों की कमी है, वो आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि भैया इन्फ्लेशन को बीट करना है,
आपका जो अर्निंग है, आपकी जो इनकम, आपके जो रिटर्न्स हैं वो कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो डेली लाइफ में है। अगर ब्रेड की बात करें तो सन 2000 में जितने रुपए का था 2030 में उसकी कीमत कुछ और होने वाली है। मिल्क कुछ से कुछ हो जाएगा, पेट्रोल कुछ से कुछ हो जाएगा, हायर एजुकेशन जो इतने में मिल जाती थी अब वो इतने में मिला करेगी। दीज आर द फ्यू थिंग्स विच इम्पैक्ट्स योर डेली लाइफ, विच इम्पैक्ट्स योर इनकम। तो इसलिए आपकी जो परचेजिंग पावर है, जो बाइंग पावर है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय गुजरेगा आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम होती जाती है। वो कम होती जाती है क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन उसको कम करता है। इसलिए आपको अपनी इनकम बढ़ानी है ताकि आपकी परचेजिंग पावर कम ना हो। इन शॉर्ट कहा जाता है कि जो इन्फ्लेशन है वो श्रिंक्स करता है अपनी बाइंग पावर को, अगर आपका इनकम ग्रो नहीं होगा, अगर आपके रिटर्न्स डेवलप नहीं होंगे तो। ठीक है, इसी का एक और अगर आप चार्ट व्यू में देखना चाहें तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप आज के डेट में 10,000 रुपये खर्च करते हैं, अगर आपकी आज की डेट में जो एक्सपेंस है वो 10,000 रुपीज़ है पर मंथ, तो 20 साल के बाद ये 3 गुना हो जाएगा। 20 साल के बाद ये 3 गुना हो जाएगा। अगर हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो 6% पर एनम का है, तो जो 10,000 रुपये आज आप एक महीने में खर्च करते हो, 20 साल के बाद आपको 30,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। क्या आपको पता है कि 20 साल के बाद आपके पास 30,000 रुपये खर्च करने के लिए कहाँ से आएंगे? नहीं। तो इसलिए आपको सेविंग्स की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, ताकि ये पैसा आप कैसे मीट आउट कर पाएंगे 20 साल के बाद, जब हम मान के चल रहे हैं 6% की अर्निंग। तो अगर आप मैथमेटिकली थोड़ा सा सोचेंगे तो आप कहेंगे अच्छा सर, अगर इन्फ्लेशन 6% है तो अगर हमारी अर्निंग पे रिटर्न भी 6% पर एनम आने लग जाए तो हम इस इन्फ्लेशन को बीट कर देंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट नहीं, मतलब इन्फ्लेशन को मीट नहीं करना है, इन्फ्लेशन को बीट करना है। मतलब क्या हुआ कि 6% अगर इन्फ्लेशन है, 6% ही आप भी अगर रिटर्न्स कमाते हो तो दिस इज नॉट अ वाइज सॉल्यूशन। ये एक बहुत समझदारी का आपका जवाब नहीं है, बहुत समझदारी का ये आपका अप्रोच नहीं है। A good investment may not only match inflation but is also likely to beat it। आपका जो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा वो सिर्फ इन्फ्लेशन को मैच नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन 6% है तो आपका इन्वेस्टमेंट से रिटर्न भी 6% आ रहा है। दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच। वो बीट करने लायक होना चाहिए। मतलब अगर इन्फ्लेशन 6% है तो इट शुड बी हायर देन दैट, 7%, 8%, 9%, 10%, वॉट एवर इट इज, बट इट शुड बी हायर देन द इन्फ्लेशन। तो दिस इज कॉल्ड गुड इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर, ये बात भी हमें समझ में आ गई। तो अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया है कि इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज़ों की इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से सेविंग्स इंपैक्ट करता है, किस तरीके से एक्सपेंसेस इंपैक्ट करते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें फ्यूचर के लिए प्लान करनी होती है और उस अकॉर्डिंग आपको क्या सेव करना होता है, क्या इन्वेस्ट करना होता है। फिर हमने नेक्स्ट इंपैक्ट देखा इन्फ्लेशन का, कि इन्फ्लेशन किस तरीके से इंपैक्ट करता है आपकी सेविंग्स को और उसको भी बीट करने के लिए किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। दिस ऑल आर द फ्यू बेसिक्स इन रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट। इसके ऊपर और भी चर्चाएं करेंगे, वो करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।